चुनाव में सच बोलेंगे और इन्हीं नवरात्रों में हम भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद करते हैं कि नवरात्र पे वो भी संकल्प लें, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें। लेकिन क्या सोचते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प ले सकते हैं क्या? अरे बैठा रहने दो उसको भाई, पुलिस वाले क्यों उतार रहे हो, वो भी भर्ती में चला जाएगा ऐसे ही। जब तक हाथों में जान नहीं होगी कोई खंबा नहीं चढ़ सकता, ये तुम ज्यादा जानते होगे। इसलिए इन नवरात्र में हमने तो लिया ये संकल्प, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी संकल्प लें कि झूठ नहीं बोलेंगे। और ये चुनाव, ये तो सब जान गए जो तुम चिल्ला रहे हो नौजवान साथियों। एक मिनट, अरे रुक जाइए रुक जाइए, अरे तुम भी रुक जाओ भाई, तुम भी रुक जाओ। इनकी बात, तुम्हारी बात, सबकी बात यही है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि देश में नया प्रधानमंत्री बने। अरे जब आप जान ही गए हो ये बात, जब ये बात आप जान गए हो तो फिर हटाने का ये चुनाव है। इसलिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में कर देना। ये जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, ये आम लोगों का गठबंधन है। ये आप लोगों का मिलकर के चलने के लिए गठबंधन किया है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये महामिलावटी गठबंधन है, ये महामिलावटी गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन के लिए गठबंधन है। यही महागठबंधन परिवर्तन करेगा। और जो सूचना आ रही है पहले चरण के चुनाव से, लोग साइकिल और हाथी और हैंडपंप की बटन दबा दबा करके उनको प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। पहले चरण में ही हवा निकाल दी है भारतीय जनता पार्टी की। और हमें लगता है संभल आते आते हवा का पता ही नहीं लगेगा, ऐसी लोकसभा है ये। कहां हवा है बताओ? कोई हवा चल रही उनकी? उनके चेहरे उतरे हुए हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी और हमने गठबंधन किया है। गठबंधन इसलिए है क्योंकि विचारों का संगम होना जरूरी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक समय पर मिलकर के चलना चाहते थे, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें मौका नहीं दिया। दोनों नेता साथ काम नहीं कर पाए। फिर नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने एक बार गठबंधन किया था। उस समय भी कुछ दिन चला, लेकिन इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बीच में खाई पैदा कर दी। इस बार हमने सबक सिखाने के लिए गठबंधन किया। और मैंने पहले भी कहा कि हमें अगर 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो ये गठबंधन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति की है। नफरत की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये हमारे आपके बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। जितना अंग्रेजों ने बांटा, इस देश पे राज करते रहे, और उससे ज्यादा अगर कोई समाज को और हमें और आपको बांट रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस चुनाव में उन नफरत करने वालों को हम सब मिलकर के सबक सिखाने जा रहे हैं। कभी धर्म में बांट दिया, जाति में बांट दिया, हमें आपको बांट दिया। ये बांटने वाली राजनीति खत्म करनी है।
और देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है, खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में तमाम देश आगे तरक्की कर गए हैं, आगे चले गए हैं, बहुत खुशहाल हैं वो देश। अगर दुनिया का हम नक्शा देखें, भारत के अलावा कहीं गरीबी नहीं है। वहां के लोग, वहां की सरकारें गरीबी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, गरीबी का मुकाबला कर लिया उन्होंने, नौजवानों को रोजगार, नौकरी दे दी, किसान को खुशहाल कर दिया है दुनिया के दूसरे देशों ने। लेकिन ये हमें और आपको बांट करके केवल राज करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोगों ने गठबंधन किया है और खुशहाली लाने के लिए गठबंधन किया है, कोई नफरत फैलाने के लिए गठबंधन नहीं किया। इतने धर्म जाति के लोग कोई आज से नहीं रह रहे हैं। कोई कह दे कि धर्म और जाति के लोग आज से रह रहे हैं, न जाने कब से इस धरती पर इसी तरह हम लोग मिलकर के रहे हैं, इसी तरह मिलकर के आगे बढ़े हैं। कभी कभी हुआ इतिहास में ऐसा, लेकिन आज तो हम जागरूक हैं, समझदार हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश तभी मजबूत दिखाई देगा जब हमारे बीच में भाईचारा होगा, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे का भरोसा करेंगे, तभी हमारा देश खुशहाल होगा। ये बीजेपी का क्या रास्ता है? हम तो बाबा जी के भाषण पढ़ते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी के। बाबा मुख्यमंत्री जी के दुनिया में एक ही उदाहरण है कि जहां के बाबा मुख्यमंत्री बन गए हों, और अगर बाबा मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बंदर भगाने के लिए हनुमान चालीसा ही पढ़ाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते। ये मुकाबला किसी धर्म और भगवान और जाति का नहीं है। बताओ कितना घमंड है उनके अंदर। घमंड इतना है, कह रहे हैं कि हम भगवान की जाति जानते हैं। भगवान हनुमान जी की जाति बताने लगे। बताओ, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। बताओ भगवान हनुमान जी की जात बताई कि नहीं बताई बीजेपी के लोगों ने? लेकिन अच्छा हुआ उन्हें यादव नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया उन्होंने। बताओ, ये भगवान की जाति बताने लगे लोग, और इनके भाषण सुनो, पता ही नहीं क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अपना काम नहीं बता रहे हैं, अपना काम नहीं बता रहे हैं। कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका, कभी जाने कौन सी बात बता रहे हैं। इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं। वो घबराए हुए हैं, अपना काम नहीं बताएंगे। उन्होंने, याद कीजिए, हमसे आपसे गाय के नाम पर वोट मांगा था कि नहीं मांगा था। हमारे किसान भाइयों को अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं, खेत बचाने पड़ रहे हैं। वो बात नहीं कहूंगा जो खेत में घुस जाते हैं, उनका नाम क्या रखा है आपने, हम वो नाम नहीं बताएंगे। लेकिन आप आंकड़े निकाल लो, पत्रकार साथियों, आंकड़े दीजिए आप। आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मीट का किसी ने बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। इसलिए झूठ बोलने वाली सरकार है ये। कितना झूठ बोला बताओ। हमें आपको कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कोई 500 किलोमीटर चल के आने थे क्या, या कहां से आने थे? बता देते, हम ही लोग चले जाते तो शायद अच्छे दिन से मिल जाते हैं हम। अगर अच्छे दिन नहीं ला पाए हो तो बताओ अच्छे दिन कहां हैं, हम लोग जाकर के देख लें अच्छे दिन क्या हैं। हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। बताओ नौकरी कहां है? नौकरियां नहीं हैं, रोजगार नहीं है। जिस रास्ते पर समाजवादी पार्टी ले जाना चाहती है, उसी रास्ते से विकास है, उसी रास्ते से खुशहाली है, उसी रास्ते से नौकरियां हैं, उसी रास्ते से रोजगार है। हम तो कहते उदाहरण दो हमें। अगर समाजवादियों से अच्छी कोई सड़क बनाई हो तो बताओ। हम समाजवादियों से अच्छी सड़क नहीं बना पाए। और जब कैराना का चुनाव हम जीते थे
जब कैराना का चुनाव हम जीते थे तो मैंने कहा था कि लखनऊ से जाने के लिए कैराना 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और अगर वो सड़क बनेगी तो आपके इलाके से 20 से निकल करके जाएगी, जिससे लखनऊ आप 4 घंटे में ही पहुंच जाओ। ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं। जब तक बड़ी सड़कें नहीं बनेंगी, बड़ी सड़कें, बड़ा अस्पताल और बड़ी यूनिवर्सिटी और शिक्षा में परिवर्तन, आज तो मोबाइल आ गए हैं, सब कुछ मोबाइल पर है। हमारे बुजुर्ग तो केवल फोन करना और फोन रिसीव करना जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग तो उसमें गाने भी सुन रहे हैं। सवेरे गुड मॉर्निंग वाला व्हाट्सएप भी भेज देते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं सुबह से शाम तक। मोबाइल हाथों पर है, अब कोई बोर नहीं होता, बोर होता है तो मोबाइल पर होता है। बताओ, हर चीज मोबाइल पे आ गई कि नहीं आ गई? आज कोई जानकारी हासिल करनी हो तो मोबाइल की मदद ली जा सकती है, कोई रास्ता देखना हो तो मोबाइल का लिया जा सकता है सहारा। इसलिए पढ़ाई में परिवर्तन जरूरी है। हम समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, याद कीजिए। आपकी सरकार होती तो अच्छी पढ़ाई करने वाले नौजवान बेटियां, नौजवान बेटों को लैपटॉप मिल गया होता, आगे पढ़ने शुरू कर देते। वो भी रोक दिया, और जो मिले भी होंगे, जिनके पास आज भी गांव में होंगे, खराब नहीं हुआ होगा। जब कभी चलाते होगे तो हमने उसमें नेताजी की ऐसी तस्वीर फिट की है कि जब ऑन करोगे तो नेताजी और हम ही दिखाई देंगे, कोई दूसरा नहीं दिखाई देगा। बताओ, अभी खराब नहीं हुए आपकी सरकार के दिए हुए। समाजवादी पेंशन छीन ली, समाजवादी पेंशन छीन गई, और समाजवादी पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। और हमने तय किया था कि एक भी गरीब नहीं छूटेगा जिसको हम समाजवादी पेंशन न दे दें। यहां हमारे विधायक हैं, तमाम लोग हैं, ये जानते होंगे, इनकी हर विधानसभा में समाजवादी पेंशन मिलने लगी थी। हम 1 रुपए कर देते महीने की, लेकिन ये सरकार नहीं बनी। आप दिल्ली की सरकार बनाइए, हम समाजवादी लोग 3,000 रुपए पेंशन महीना देने का काम करेंगे। और इसलिए देना चाहते हैं, अगर आप देखो, विधवा पेंशन अलग है, विकलांग पेंशन अलग है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जो चल रही है पेंशनें अलग अलग चल रही हैं। कुछ में कुछ मिलता है, कुछ में कुछ मिलता है। हमने कहा कि हम समाजवादी लोग सब पेंशनों को मिला करके कम से कम 3,000 रुपया महीना गरीबों को देने का काम करेंगे, चाहे वो विकलांग हो, चाहे विधवा हो, और चाहे जो गरीब छूट गए हों। ये पेंशन आवाज देना शुरू कर दिया था, और इसलिए आवाज देना शुरू किया था। बहुत दिनों से आवाज गरीबों को मिल रहे हैं, कभी 70,000, कभी 1 लाख कुछ पैसा, लेकिन सरकार का हिसाब किताब ऐसा चलता है। बताओ, प्रधानमंत्री आवास बिना कटौती के पैसा पूरा नहीं पहुंचता। बिना प्रधानमंत्री आवास के पैसे में कटौती किए पूरा पैसा नहीं पहुंचता। गरीब के घर नहीं बन पाए हैं। हमने तय किया है कि दिल्ली में इस बार समाजवादी लोग जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जा रही है, आरएलडी जा रही है। गरीब को कम से कम 3 लाख से ज्यादा पैसा देंगे, जिससे गरीब का कम से कम घर बन जाए। और हम समाजवादियों ने बना के दिखाया था, याद कीजिए, लोहिया आवास बनाया था, जिसमें सोलर पैनल, बल्ब, पंखा और आपका मोबाइल चार्ज हो जाए, टीवी चल जाए, उसका आने वाले समय में इंतजाम करेंगे। क्योंकि मोबाइल भी चार्ज हो जाए, टीवी भी चल जाए और आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़े, ऐसा गरीब का आवास सोलर पावर लगा करके करने का काम करेंगे। और बीजेपी के लोगों को हम कहना चाहते हैं, हो सकता है बाबा मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हो यहां, अगर उनको हमारी बात पर शक हो तो हम उनसे कहेंगे कि हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया था। जब डॉक्टर कलाम
जो इस देश के राष्ट्रपति, वो हमारे यहां आए थे कन्नौज में। उन्होंने कहा था कि 2 गांव ऐसे करके दिखा दो जो पूरे के पूरे 16 बिजली पे चलते हों, उनका पंप चल जाता हो, चक्की चल जाती हो, उनके घरों के पंखे चल जाते हों, और सुविधा लेना चाहते हो बिजली की, अगर इंतजाम कर सकते तो कर दो। हमने 2 महीने के अंदर करके दिखाया था, और उसी गांव के दोनों गांव में उद्घाटन करने हमारे कलाम, जो उस समय राष्ट्रपति थे, बाद में नहीं थे, वही उद्घाटन किए थे आकर के। ये व्यवस्था हम और जगह लागू करना चाहते थे। ये जरूरी है, क्योंकि बिजली का बिल न जाने कितना आता जा रहा है, गरीब दे ही नहीं पा रहा बिजली का बिल। और हम कहना चाहते हैं पत्रकार साथियों के सामने, बीजेपी की सरकार ने 5 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश की 2 साल की सरकार ने एक भी नया बिजली घर नहीं लगाया, और 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई। जो मिल रही है वही पुरानी सरकार की बनी हुई मिल रही है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने, अपील करने आए हैं, अपील करने भी आए और आप सबसे मिलने भी आए, और ये कहने आए हैं कि ये चुनाव तो है ही देश का चुनाव, इसके बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आ रहा है, सरकार बनाने वाला। 19 में जिताइए और 22 में अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाइए। जिस तरह भर्ती करी समाजवादियों ने, हालांकि परीक्षा हो नहीं हो, लेकिन एक सिपाही और सब जवान बनाने के लिए क्यों रिटर्न परीक्षा चाहिए बताओ आपको? कोई होगा यहां पर नया पुलिस का भर्ती जो मेरिट से भर्ती हुआ होगा? कोई है मेरिट से भर्ती वाला? होंगे मेरिट से भर्ती वाले भी यहां पर। कोई टेंशन नहीं है परीक्षा की, केवल 10वां 12वां और दौड़ के दिखा दो, अपने आप पुलिस भर्ती हो जाएगी, ये इंतजाम किया था। और दिल्ली में पहुंचने के बाद यही इंतजाम होगा फौज के लिए भी, पैरामिलिट्री के लिए भी। अगर आपको डंडा लेकर के खड़ा ही करना है तो उसके लिए 2 परीक्षा क्या जरूरत है, ये हमें बताओ आप। ये डंडा लेकर के ही तो खड़े हैं गर्मी में, इन्हें 2 परीक्षा की क्या जरूरत है ये बताओ? इन्हें अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, अच्छी वर्दी की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है, तभी तो ये जाकर के चोर और बदमाश को दौड़ा पाएंगे। इसलिए कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है। हमारे नौजवान नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। बिना नौकरी रोजगार के इनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी अपने यहाँ बेरोजगारी है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये दिल्ली वाली सरकार फेल हो गई, दिल्ली वाली सरकार फेल है, पूरी फेल हो गई। अब इसको जरूरत नहीं है, कोई पास नहीं कर सकता। तभी हमने कहा कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन होगा। सुनाए यहां के जो पहले प्रत्याशी थे बदल गए, जो सांसद थे, लगता है वो बर्ग साहब का नाम जान गए होंगे, इसलिए घबरा गए, चले गए घर वापस। और यहां के लोगों की ताकत समझ गए होंगे, इसलिए नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं। लेकिन हम उन्हीं के समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, हम उन्हीं के समाज के लोग कहना चाहते हैं उनसे, हो सकता है वो हमें मतदान न करें, लेकिन हम सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, आप जिनको सत्ता देने जा रहे हो, उन्होंने आपका हक और सम्मान छीना है। संविधान ने हमें मौका दिया था कि आपको नौकरी और रोजगार में आरक्षण मिल जाएगा। बताओ आरक्षण छीन लिया कि नहीं छीन लिया? बताओ कैसे सैनी समाज के लोग हैं आप, उनको ताकत दे रहे हो जो आपके ही खिलाफ काम करेंगे। पहले आप जनरल में भी आ जाते थे, हमें कोई गम नहीं है कि 10% आपने आरक्षण दिया, हमें खुशी है इस बात की कि आपने 50% में 10% अगले लोगों को आरक्षण दिया, हमें खुशी है। अगर आप बढ़ाना चाहते तो और बढ़ा दो, हमें कोई नाराजगी नहीं है उससे। लेकिन हमारे सैनी समाज के लोग, बताओ आप तो जनरल में आ जाते थे क्योंकि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे आप, अब आप जनरल में नहीं आ सकते हो, आपकी कैटेगरी पीछे है।
अब जो स्थिति पैदा कर दी है वो ये कर दी है कि जो कम आबादी के लोग हैं उन पे ज्यादा, और जो आबादी में ज्यादा हैं उनको कम। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आपकी सबकी गिनती हो जाए और गिनती के बाद हम सबको बराबर का हक और सम्मान मिल जाए। और हमने समाजवादी लोगों ने करके दिखाया था। 2 बार लोग कोर्ट में गए जब समाजवादी पेंशन हम बांट रहे थे, तब 2 बार लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बोले ये उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे आबादी के हिसाब से दे सकती है, इसमें मुस्लिम आबादी भी है, इसमें और लोग हैं, कैसे दे सकते हैं। हमने कहा कि कहीं आबादी के हिसाब से रोक नहीं है, और समाजवादी पेंशन हमने आबादी के हिसाब से बांट करके दिखाया था। पहली बार इतने गरीबों को, अल्पसंख्यकों मुसलमान भाइयों को पेंशन मिलना शुरू हुई थी, समाजवादी पेंशन गांव में भी कर दिया था। इसलिए हमारी आपकी गिनती हो जाए, और बहुत आसान है गिनती करना। आधार बन गए कार्ड सबके, बताओ आधार बन गया कि नहीं बना? हो सकता है नए लोगों का ना बना हो, सबका आधार बन गया है। घरों में आधार बना हुआ है लोगों का, और आधार बना है। अभी जनगणना हुई थी, आधार बनाने में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है दिल्ली सरकार ने, और जनगणना करने में 2,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 12,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर करके आंकड़े हैं सरकार पर, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं देना चाहती जनता के सामने, क्योंकि अगर आंकड़े सामने आ गए जो जनता जाग जाएगी और जान जाएगी कि वो आबादी में कितने हैं। आज हमारे प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, राठौर समाज के लोग, वो सोचते हैं आबादी में तो हैं ज्यादा लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा है। हमारे सविता समाज के लोग कहते हैं आबादी में ज्यादा लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबकी गिनती हो जाए। जब 12,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर चुके हैं सब पर, तो उस गिनती को बाहर क्यों नहीं करती सरकार? वो जानती है कि जिस समय गिनती बाहर आ जाएगी, देश में सामाजिक न्याय के साथ साथ पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। जो हमें धोखा देते हैं वो कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए हम आपसे चाहते हैं, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं, ये सिखाई बीजेपी ने है हमें। ये बीजेपी वाले और पत्रकार साथी और पढ़े लिखे लोग हो सकता है कहते हो कि समाजवादी लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बातें आपने हमें सिखाई हैं, और इसलिए हम सीख गए, क्योंकि जिस समय हम मुख्यमंत्री आवास से निकले थे, आपने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था, आपने गंगा जल से धुलवाया था। इसलिए हम समझ गए कि हम पिछड़े हैं, हम अगड़े नहीं हैं, हम आपके बराबर नहीं खड़े हो सकते। इसलिए हम गिनती की बात कर रहे हैं। बताओ, मुख्यमंत्री तमाम बने होंगे, एक आया दूसरा चला गया, दूसरा बना तीसरा चला गया, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धोया गया होगा। यही बाबा मुख्यमंत्री, इन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया था। हमने भी तय कर लिया है कि जिस तरीके से इन्होंने टोंटी के नाम पर हमें बदनाम किया था, सरकार समाजवादियों की बनेगी, हम भी उसमें से टोंटी की तरह चिलम को ढूंढने का काम करेंगे, और तब तक चिलम ढूंढी जाएगी जब तक चिलम न मिल जाए, क्योंकि ये आपने हमें सिखाया है। हम कहीं और से नहीं सीखे। हम अपने काम को लेकर के आपसे मतदान मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे, हम अपना लैपटॉप बता रहे थे, हम अपने जनरेशन इस गांव बता रहे थे, हम लोहिया गांव बता रहे थे, हम अपनी एम्बुलेंस बता रहे थे, हम अपनी 100 नंबर पुलिस की बता रहे हैं। ये पुलिस के लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए 100 नंबर से बेहतर कोई व्यवस्था दुनिया में लागू अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हमने लागू की। और 5 साल के अंदर जितनी पुलिस को गाड़ियां मिली हैं, कभी किसी सरकार ने गाड़ी नहीं दी। वो इंतजाम अगर किसी ने किया, समाजवादी लोगों ने किया है। ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था खराब थी। इनको देखते नहीं है आंकड़े, ये देखते नहीं है आंकड़े, इनकी आंखों में चश्मा लग गया है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अगर ये आंकड़े देखें तो आज सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। बहु बेटियों के साथ अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इन्होंने ठोको नीति लागू की थी, याद कीजिए आप। ठोको नीति, यही मुख्यमंत्री जी की भाषा है कि ठोक दो जिसको चाहो उसको।
तो पुलिस ने जनता को ठोका, जनता ने पुलिस को ठोक दिया। इतना कभी ठोका ठोकी नहीं हुई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। बताओ पुलिस के साथियों, आपके बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे अधिकारी ठोका ठाकी में हुए अपमानित के नहीं हुए? बताइए आप। न जाने कितनी पुलिस पिट गई, अन्याय भी किया इन्होंने। और इनकाउंटर, जो बात आप इनकाउंटर कह रहे हो कि हमने सरकार में इनकाउंटर बहुत कर दिए हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, देवी भी देख रही हैं। समय आएगा तो जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किए हैं उनको ऊपर वाला, देवी और कानून सजा देगा। आप बच नहीं पाओगे यहां से। और आपकी ठोको नीति, याद कीजिए लखनऊ में एक अप्रैल में बड़ा नौकरी करने वाला था, वो अपने किसी कर्मचारी के साथ लखनऊ में खड़ा था, पुलिस आई और सीधी गोली मार दी उसको। आज जेल में है पुलिस वाला। ये किसने सिखाया? ये नफरत की राजनीति, ये धोखे की राजनीति, साजिश की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति किसी ने सिखाई? भारतीय जनता पार्टी ने सिखाई। इसलिए साथियों, हमें आपको मौका मिला इस बार। ये मौका है इस बार ऐसा कि हम लोग मिलकर के सबक सिखा देंगे। सपा, बसपा और आरएलडी तीनों मिल गए हैं। बताओ ये ताकत, इससे ज्यादा कहां ताकत है आपके पास? ये गिनती, ये साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, सावधान रहना आप इनसे। ये कभी कभी हमें कहते हैं हम इतना राजनीति में नीचे नहीं गिर सकते जितना बाबा जी गिर सकते हैं। ये कहते हैं जो पिताजी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। हम भी कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में हम संस्कार रखते हैं। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम पे अगर गंदगी है तो हम गंदगी नहीं उठाएंगे। तुम गंदी बात करोगे तो हम गंदी बात नहीं कर सकते। हम भी तुम्हें जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम जवाब उस तरह का नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं अपने लोगों से, समाजवादी साथियों से, जो नेताजी ने समाजवादी आंदोलन यहां तक लेकर के आए हैं, जो विरासत समाजवादियों की यहां तक आई है, वो आगे तक ले जाने की विरासत और लड़ाई को हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ये विरासत जो लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, नेताजी की, उसको हम आगे बढ़ाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। और अभी मैनपुरी में लड़ने जा रहे हैं, नेताजी लड़ रहे हैं वहां पर, मैनपुरी में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि संभल में भी वोट बहुत है, लेकिन हम संभल वालों से कहते हैं आप कंपटीशन करो मैनपुरी से। नेताजी देश की सबसे ज्यादा जीत जो होंगी उसमें शामिल होंगे। नेताजी को जो वोट मिलने जा रहे हैं मैनपुरी में, बताओ सपा बसपा का वोट एक हो गया, अब कौन लड़ेगा मैदान में? 80% वोट उन्हें मिलने जा रहा है। जो वोट पड़ेगा उसका 80% नेताजी को मिलेगा। हमें आपको केवल ज्यादा वोट पड़वाना है, और जितना ज्यादा वोट पड़वा लोगे उतनी ही बड़ी जीत हो जाएगी। यही हम आपसे कहने आए संभल के लोगों से। होगी साजिश, षड्यंत्र, जाने क्या क्या होगा। बोले हमारे चचा खर्चा नहीं करते। अरे बुजुर्ग से खर्चा करवाओगे, नौजवान दौड़ दौड़ करके वोट डालिए आप। और फिर ऐसे बुजुर्ग कहां मिलेंगे जो दूर से ही पहचाने जाते हैं। और हमसे उन्होंने कान में चुपचाप कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो हमने कहा कि ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके अगर कोई जाएगा यहां से तो हमारे बर्ग साहब जाएंगे जीत करके। ये चुनाव, इस चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें साइकिल हाथी जीतेगा, याद रखना। और हैंडपंप भी। बताओ मुरादाबाद से कौन जीत रहा है? समाजवादी लोग जीत रहे हैं। और रामपुर से कौन जीत रहा है? उन्हें मत भूल जाना। और बदायूं से, और फिर आपके संभल से, और हम भी लड़ रहे हैं चुनाव, और डिंपल भी चुनाव लड़ रही हैं, याद रखना। ये जितने नाम लिए हैं सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वालों के लिए मैंने। और यही उत्तर प्रदेश रोक रहा है बीजेपी की गाड़ी को। ये बीजेपी की जो गाड़ी थी, जो हवा चल रही थी, अब नहीं हवा चल पा रही है। वो जितने नाराज बसपा से उतने ही नाराज हमसे हैं।
कि बोले कौन सी राजनीति करते हो? हमने कहा हम लोगों को मिलाने की और लोगों के बीच में नफरत खत्म करने की राजनीति करते हैं, इसीलिए हमने ये समझौता किया है। और ये संगम है विचारों का, इसलिए ऐतिहासिक वोट देना, एक एक वोट देकर के साइकिल पर हमारे सांसद बर्क साहब को सबसे ज्यादा वोटों से जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सम्मान के लिए इतने बड़ी संख्या में लोग आए और इतनी गर्मी में आए। ये जो गर्मी में चुनाव हो रहा है, ये भी बीजेपी ने करवाया है चुनाव, क्योंकि शिलान्यास उद्घाटन कर रहे थे हमारे कामों के। जो शिलान्यास हो चुका था उसका शिलान्यास कर रहे थे, उद्घाटन जो हो चुका था उसका उद्घाटन कर रहे थे। ये शिलान्यास उद्घाटन किया है, इसलिए गर्मी में चुनाव है, नहीं तो 1 महीने पहले भी चुनाव हो सकता था। इन्होंने गर्मी में चुनाव कराया है, इसलिए भी इनको सजा देने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिक्षा मित्रों को हम कहना चाहते हैं, मैं शिक्षा मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपकी मदद और सम्मान हमने किया था समाजवादियों ने, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहका दिया बीजेपी के लोगों ने। आने वाले समय में सरकार बनाओ। ये शिक्षा मित्र समझ लें, जिन्होंने नौकरी की है 14 साल, 12 साल, 18 साल ज्यादा, इनकी भरपाई केवल समाजवादी लोग कर सकते हैं 2022 में, क्योंकि 19 में अगर आप हमसे झूठ कहलवाओगे तो संभव नहीं है। लेकिन समायोजित जिस तरीके से समाजवादी सरकार ने किया था, उसी तरीके से उनके बराबर आने वाले समय में हम करने का काम करेंगे, क्योंकि आपने बहुत मदद की है और आपके लोग बहुत शहीद भी हो गए, आत्महत्या कर ली। हम सम्मान करते हैं उस परिवार का जो शहीद हुआ, पुष्पेंद्र यादव। हम सम्मान करते हैं उस परिवार का, क्योंकि जो जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं सीमा पर, ये गरीब के बेटे हैं। गरीब किसान, गांव में रहने वाले बेटे मेहनत कर करके पहुंचते हैं। ये जितने सिपाही और जवान खड़े हैं, ये भी गरीब के बेटे हैं। अगर कोई रक्षा कर रहा है हमारी और सीमा की, तो वो गरीब किसान का बेटा ही कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कभी कभी कहती है कि बीजेपी है तो सीमाएं सुरक्षित हैं। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी है तो सीमाएं सुरक्षित हैं, और हम समाजवादी लोग कहते हैं कि अगर हमारे फौजी जवान गांव के बेटे सीमा पर हैं तो हमारी सीमा सुरक्षित है। कभी कोई कुर्सी पे आ सकता है, जा सकता है, लेकिन हमारा जवान वहीं पर रहेगा और हमारी रक्षा करेगा। फौज रक्षा करेगी। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सोचो हमें और आपको क्या बीजेपी के लोग कभी कभी समझा देते हैं। इसलिए इनकी जो चमत्कारी है, व्हाट्सएप पे भी चला देते हैं, सोशल मीडिया पे भी चला देते हैं, टीवी पे भी दिखाई देते हैं, या सब जगह दिखाई देते हैं। इसलिए उनसे सावधान रहना और अपने वोट को एक एक वोट मशीन पे डाल देना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बहन मायावती, चौधरी अजीत सिंह, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, पिंकी यादव। अखिलेश यादव इस वक्त संभल में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, आप साफ तौर पर सुन भी रहे थे, और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। देश में नया पीएम बनने वाला है, ये बात अखिलेश यादव कह रहे मन से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, और अब वो मन से अपने आगे के कार्यक्रम में रुख कर रहे हैं। और खबरों के बीच सीधे लेके चलते हैं सोनिया गांधी इस वक्त रोड शो कर रही रायबरेली में। लाइव तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं, सोनिया गांधी इस वक्त रायबरेली में कार्यकर्ताओं को हुजूम आप देख सकते हैं, जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। रोड शो कर रही हैं सोनिया गांधी इस वक्त रायबरेली में। पर्चा भरने से पहले सोनिया गांधी ने पूजन हवन भी किया था, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस दौरान भी उनके साथ मौजूद थे। और इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पर्चा भरने सोनिया गांधी इस वक्त रोड शो कर रही हैं।
लोगों से मुखातिब हो रही हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे उनको देखने के लिए। और इस वक्त की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पहले चरण में 18 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जबरदस्त तरीके से मतदान देखने को मिला है। दूसरी तरफ की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त रायबरेली में हैं, रोड शो कर रही हैं। थोड़ी देर पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर अखिलेश यादव संभल में थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे, बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के 7 चरण में पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं 18 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। आपको बता दें वोटिंग इस वक्त चल रही है, मतदान इस वक्त चल रहा है, चुनावी समर इस वक्त है। और इन सब के बीच रायबरेली से भी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी इस वक्त रोड शो कर रही हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, स्मृति ईरानी भी नामांकन करने पहुंची हैं।